सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी आ जाइए भाई, बैच फर्स्ट जल्दी आइए, बैच फर्स्ट आ जाइए, जल्दी स्टार्ट करते हैं। कल का हमने गैप ले लिया था भाई, कल मैंने लेकिन मैंने सुबह वीडियो आपके जो भी लेक्चर थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, फेसबुक चैनल पर डाल दिए थे। लेकिन मैंने और सभी वैसे तो वो मैंने सैटरडे को शाम को रात को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था, लेकिन फेसबुक जो मेरा पेज है उस पर मैंने आपको कल सुबह मेरे ख्याल से वो 7 लेक्चर थे, 6 to 7 लेक्चर वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे फेसबुक पेज पर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है फेसबुक पेज से, वैसे तो जो स्टूडेंट है बस न्यू स्टूडेंट कनेक्ट हूँ चैनल से, इसीलिए मेरे को फेसबुक पे डालना पड़ता, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सभी के पास जाए भाई कोचिंग, ये है ना। ओके, तो देखिएगा आज ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा एक चीज़ और भाई, थोड़ा आप स्पीड इंक्रीज कर लो भाई, आप थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर लो, मैं भी इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड। हमारा एम रहेगा, हमारा पूरा एम मतलब कि यही मोटिव रहेगा कि हम 4 डेज है हमारे पास, 10 जून तक मतलब कि हम हमारी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को फिनिश कर दें, जो हमारा थ्योरी पार्ट्स है। उसके बाद हम थोड़ा असाइनमेंट को सॉल्व करें, और उसके बाद फिर मैं आपको जैसे कि नेक्स्ट यूनिट जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या फिर मास स्पेक्ट्रो ग्रुप थ्योरी, इनमें से आपको असाइनमेंट स्टार्ट करा दूंगा। और ऑर्गेनोमेटालिक के भी असाइनमेंट हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो आदत, और जो रहे हो जितना भी असाइनमेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और अदर रहे हो ना, वो मैं आपको कराऊंगा। जो उनकी प्रैक्टिस चलेगी बाद में, लास्ट में चलेगी, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, उस टाइम फिर मैं उनका प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन अभी जरूरी है कि हमारा सिलेबस तो हो कम से कम इतना कि हम नेट JRF को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे, एक तो होता है भाई हाइड्रोजन लिगैंड, मैं आपको करवा चुका हूँ हाइड्रोजन लिगैंड एज ए हाइड्रोजन लिगैंड विद मेटल। जब मेटल के साथ जब एज हाइड्रोजन लिगैंड अटैच होगा, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन लिगैंड अटैच होगा तो उस टाइम क्या होता है, ये डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स नहीं होता, नॉन क्लासिकल डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको पता है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करवा चुका हूं, क्या क्या करवा चुका था भाई। ये नॉन क्लासिकल डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ये जो मेटल होता है, ये इसका जो सिग्मा है इसको इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद जो मेटल का होमो है, मेटल का होमो हाइड्रोजन का जो सिग्मा स्टार ल्यूमो होता है ना, उसमें पाई बैक डोनेशन करता है, और पाई बैक डोनेशन करने के बाद क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये नॉन क्लासिकल, और ये क्या होता है भाई, नॉन क्लासिकल डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स से ये डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। किससे भाई, ये नॉन क्लासिकल डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स से डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अब उसके बाद भी तो आपको कुछ चेक करना होगा कि नॉन क्लासिकल डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स के बाद, उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर भाई मेटल के साथ कौन कौन से लिगैंड अटैच होंगे, या फिर कौन से फैक्टर होंगे जो पाई बैक डोनेशन को इफेक्ट करेंगे। तो वही है भाई जो पीछे मैं अभी तक आपको स्टडी करवाता आया हूँ, कार्बोनाइल में, अल्कीन में, ओलेफिन में मैंने स्टडी करवाया आपको, उसी टाइप के यहाँ पर है। यहाँ पर 2 आप अटैच कर दो, एक तो स्पेक्टेटर लिगैंड बेटर डोनर होना चाहिए, तभी पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा। और एक और जो है, और क्या है भाई, एक तो पाई बैक डोनेशन बेटर होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा वही मैंने क्या बताया था आपको, स्पेक्टेटर लिगैंड अगर अच्छा होगा तो भी, और उसके अलावा मैंने बताया था आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी ना तो ही पाई बैक डोनेशन होगा। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाएगी तो पाई बैक डोनेशन होएगा ही नहीं, क्योंकि भाई सारा इलेक्ट्रॉन तो मेटल के अंदर आ जाएगा, मेटल मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लेगा, पाई बैक डोनेशन तो करेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने आपको बताया एसिडिक इन नेचर, जो हाइड्रोजन लिगैंड का एसिडिक इन नेचर और बॉन्ड लेंथ। मैंने बताया था आपको जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है ना, नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है, जैसे कि ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ देखूं, इस नॉर्मल हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखूं, और इस मेटल के साथ जो कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन उसकी बॉन्ड लेंथ देखूं, मतलब कि मैं बॉन्ड लेंथ किसकी देखूं भाई, मेटल के साथ जो कनेक्ट हाइड्रोजन है उसकी, और जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसकी। तो आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा किसकी ज्यादा होती है भाई, जो हमारा मेटल के साथ जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है ना उसकी, जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा किसकी ज्यादा होती है, जो मेटल के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। क्यों भाई,
बिकॉज भाई यहाँ पर पाई बैक डोनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और पाई बैक डोनेशन के कारण आपको पता है ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मेटल के कारण यहाँ पर पाई बैक डोनेशन होना स्टार्ट हो गया। पाई बैक डोनेशन के कारण ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज हो जाता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है वो, ठीक है। याद रखिएगा इवन, अब आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर कब होता है, और वो मतलब कि मोर एसिडिक इन नेचर को कब, मतलब कि कब ज्यादा शो करता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल हाइड्रोजन में हो और एक वो मेटल के साथ कनेक्टेड हो, तो वो हमको यही पता करना है कि इन दोनों स्टेज में से, एक तो नॉर्मल हाइड्रोजन और एक मेटल कनेक्टेड हाइड्रोजन, उन दोनों स्टेज में वो कब मोर एसिडिक नेचर का शो होगा हाइड्रोजन। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब नॉर्मल हाइड्रोजन होगा ना, वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो ऑर्डर है वो जो ज्यादा होगा, थोड़ा मोर होगा, किससे, जब मेटल के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। तो मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कनेक्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। तो आप सभी को पता है, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो हम वहां से हाइड्रोजन को इजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां से हम यहां से हाइड्रोजन को इजिली क्या कर सकते हैं, अभी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप ये चीज सोचिए, देखिएगा आप ध्यान से, जब हम हाइड्रोजन को इजिली जहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब हम हाइड्रोजन को इजिली अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मतलब कि इसका मीन्स क्या है, इट मीन्स दिस इज ए एसिडिक इन नेचर, इट मीन्स नॉर्मल हाइड्रोजन इज लेस एसिडिक देन मेटल कनेक्टेड हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल कनेक्टेड हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल हाइड्रोजन, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। मोर एसिडिक है बिकॉज वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के कारण हम हाइड्रोजन को इजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो यहाँ पर मेटल के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट है वो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों का ही। कैसे भाई, किस प्रकार, जैसे कि देखिए किस प्रकार है भाई एसिडिक और बेसिक नेचर, बिकॉज यहाँ पर एक तो H पॉजिटिव एसिडिक इन नेचर है और एक बेसिक नेचर है। एक तो यहाँ पर क्या है भाई एसिडिक इन नेचर H पॉजिटिव, और एक जो है हाइड्राइड आयन, एक जो यहाँ पर वो है क्या है, हाइड्राइड आयन है H नेगेटिव। सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं आपको, एक तो यहाँ पर भाई H पॉजिटिव जो कि एसिडिक इन नेचर का शो होता है, और एक है हाइड्राइड आयन H नेगेटिव आयन, ठीक है, वो बेसिक नेचर शो करता है। अब देखिएगा किस प्रकार, बिकॉज यहां से क्या हो रहा है, ये इस हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके पास, इस हाइड्रोजन से, मान लीजिए ये जो है यहां से हाइड्राइड आयन निकला नेगेटिव आयन लेके, तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ये उसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो भाई ये हाइड्रोजन H नेगेटिव चार्ज लेके निकला है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना जिस लिगेंड में, वो तो एसिडिक इन नेचर शो करेगा, और जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो बेसिक इन नेचर होगा। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, एसिडिक इन नेचर, ये कैसा होगा भाई, बेसिक इन नेचर, एसिडिक, और ये कौन सा होगा भाई, बेसिक इन नेचर, ठीक है, याद रखिएगा। अब मेरे को अब जो आपको बताना है ना, अब क्या बताना है, लास्ट है इसमें हाइड्रोजन लिगैंड में, सुनिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन लिगैंड में मैंने आपको बता दिया, पाई बैक डोनेशन में हम, पाई बैक डोनेशन का मैंने आपको बता दिया ना, पाई बैक डोनेशन में कौन से फैक्टर जो इफेक्ट डालते हैं, एक मिनट रुकिएगा, तो मैं आपको भी पाई बैक डोनेशन में कौन से फैक्टर होते हैं वो फैक्ट डालते बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारा क्या है अभी टॉपिक, अब देखिएगा कि हम जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन उसकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी को, हाइड्रोजन की जगह हम किसी चीज को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे भाई, कैसे, ये देखिएगा, ये हमारा क्या है भाई, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और इन हाइड्रोजन की जगह अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं, जैसा कि SiMe3 नेगेटिव, SiMe3 नेगेटिव, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह किसी को रिप्लेस करना चाहूं तो किस प्रकार करूंगा भाई, किस प्रकार करूंगा, देखिएगा, ये निकलेगा यहां से हाइड्राइड आयन, और मेटल पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मेटल बन जाएगा एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का वर्क करता है। तो यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ इसने कर दिया मेटल डोनेट करने का वर्क, इस हाइड्रोजन के साथ मेटल ने, इस हाइड्रोजन को मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और बेसिक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो यहां पर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा, अब जो SiMe3 है ना, SiMe3 एक प्रकार से रिप्लेस हो जाएगा किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह, SiMe3 रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन पर हमारा SiMe3 आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी एक प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आके SiMe3
रिप्लेस कर जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें भाई क्या क्या हो सकता है, इसमें भाई आप कुछ भी CMe3, ठीक है, Pb, ठीक है, फॉस्फोरस, बोरॉन एक्सेट्रा, बहुत से मेटल हैं भाई, मतलब कि मेटल के साथ भी रिप्लेस कर सकता है। हाइड्रोजन की जगह हम मेटल्स, जो ये मेटल्स हैं, इनको रिप्लेस करवा सकते हैं मेटल के साथ, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, जरूरी नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहे, यहाँ पर हाइड्राइड आयन उस टाइम जब निकलेगा ना हाइड्राइड आयन, तो उसकी जगह कुछ और भी रिप्लेस कर सकता है। हाइड्राइड आयन की जगह, हाइड्राइड आयन की जगह हम कोई मेटल, मतलब कि मेटल का कोई मॉलिक्यूल उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करवा सकते हैं किसको, हम जो हमारा मॉलिक्यूल है अदर मॉलिक्यूल मेटल्स के, उनको रिप्लेस करवा सकते हैं इस पोजीशन पर। जो हमारी मेटल की पोजीशन है ना, हाइड्राइड आयन की जगह हम क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड आयन की जगह हम किसी और मेटल्स को क्या कर सकते हैं, वहां पर रिप्लेस करवा सकते हैं मेटल को, मतलब बॉन्ड बनवा सकते हैं, मेटल सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं एक प्रकार से, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ही तो हो रहा है, इसकी जगह हाइड्राइड आयन की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो ये CMe3, Pb, लेड मतलब ये, और फॉस्फोरस, बोरॉन एक्सेट्रा मेटल्स हैं बहुत, सिलिकॉन, ठीक है, ये मेटल्स, ओके। तो यही था अभी तक हमारा, यही था यहाँ पर हाइड्रोजन लिगैंड में आपको यही स्टडी करना है। अब इसके बाद जो आपको स्टडी करना है, देखिएगा, इसके बाद जो हमको यहाँ पर जो मेन है ना, वो सुन लीजिए। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये करवा दिया है, वैसे मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में भी करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना वो जरूरी था, ठीक है। देखिएगा अब क्या है, अब हम करेंगे टेंडेंसी, पाई एक्सेप्टेड टेंडेंसी और सिग्मा डोनर टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। सुनिएगा जल्दी से लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार, मेरी बात सुनिए, जहां पर आपने ट्रांस सीरीज लिखी हुई है, जहां पर आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई हुई है, ठीक है, और कौन सी थी, नेफ्लोजेटिक सीरीज। नेफ्लोजेटिक सीरीज क्या थी भाई, फ्लोरीन वाटर अमोनिया इन, और क्या था, फ्लोरीन वाटर अमोनिया इन, और क्या था, HCN नेगेटिव था, HCN आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, और उसके बाद क्या था, HCN के बाद साइनाइड, फिर क्या था, फ्लोरीन, ऐसे ही था क्या, साइनाइड नहीं था, फ्लोरीन था, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, याद रखिएगा, साइनाइड सबसे पहले था, ठीक है। क्या था भाई, साइनाइड, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर था भी हाँ इस टाइप से था वो, फ्लोरीन था, फ्लोरीन वाटर अमोनिया इन, HCN और साइनाइड और कोबाल्ट, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। साइनाइड का जो नेफ्लोजेटिक सीरीज में साइनाइड जो थी ना, साइनाइड, उसमें नेफ्लोजेटिक इफेक्ट मतलब कि बीटा की वैल्यू सबसे कम आ रही थी, ठीक है, याद रखिएगा, बीटा की वैल्यू सबसे जीरो की तरफ सबसे ज्यादा आ रही है, मतलब कि साइनाइड जब अटैच था तो नेफ्लोजेटिक इफेक्ट मतलब कि सबसे कम आ रहा, मतलब कि बीटा की वैल्यू जो सबसे कम हो रही थी और नेफ्लोजेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा था। ये आप देख लीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है, जाके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देख लीजिए, अभी मत भटको, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं पाई एक्सेप्टेड टेंडेंसी और कर रहे हैं हम सिग्मा डोनर टेंडेंसी के कुछ एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आप उसी सीरीज में लिख लेना नीचे, ठीक है, उन्हीं सीरीज में लिख लेना, पाई एक्सेप्टेड टेंडेंसी, पाई एक्सेप्टेड टेंडेंसी लिगैंड, सम पाई एक्सेप्टेड टेंडेंसी लिगैंड है, वो जल्दी से लिख लीजिए भाई, आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइम क्योंकि इतना भी ज्यादा नहीं लेंगे हम, लीजिए जल्दी लिख लीजिए भाई, NO पॉजिटिव CSC CS CO PF3 PCl3 POAR3, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद क्या आता है, POR3, ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, जनरली PR3 और RCN, और क्या था भाई, RCN। ये तो क्या था भाई, ये क्या था, ये है पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी लिगैंड। पाई एक्सेप्टर की टेंडेंसी है कि किसकी, पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स का एक ऑर्डर है कि किस लिगैंड का पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो भाई NO पॉजिटिव, जो हमारा NO पॉजिटिव होता है ना, उसका पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर कहीं पर NO अटैच है, अगर कहीं पर NO अटैच है तो वहां पर क्या होगा, पाई बैक डोनेशन बहुत अच्छे से होगा, देखना अब मेटल नाइट्रोसाइल आएगा ना, मेटल कार्बोनाइल और मेटल नाइट्रोसाइल में जब हम कंपेयर करेंगे तो मेटल नाइट्रोसाइल में ज्यादा बेटर पाई बैक डोनेशन होता है, बिकॉज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ये देखिएगा ये, क्योंकि NO पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ल्यूमो की एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आप सिग्मा डोनर एबिलिटी, सिग्मा डोनर
एबिलिटी, सिग्मा डोनर एबिलिटी लिगैंड, सिग्मा डोनर एबिलिटी लिगैंड। उसमें क्या लिखना भाई आपको, कुछ मत कीजिए, अब PF3 से चल पड़िए। कहां से आपको चलना है भाई, सिग्मा डोनर एबिलिटी में आप आ जाइए, सिग्मा डोनर एबिलिटी में आप यहां से PR3, उसके बाद भाई PR3 के बाद सबसे ज्यादा जो होगा POR3 की सिग्मा डोनर एबिलिटी होगी, फिर उसके बाद इसकी क्या होगी POAR3 की, और उसके बाद होगी भाई PCL3 की, फिर उसके बाद होगी भाई PF3 की। बस इतना ही लिख लीजिए और बैग जाते जाइए। यहाँ पर PF3 तक आप लिख लीजिए। सिग्मा डोनर एबिलिटी जो है सबसे ज्यादा, जो सिग्मा डोनर एबिलिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी भी, पाई एक्सेप्टर है नो पॉजिटिव की। और अगर आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी देखने तो आप इस साइड से चले जाना, सबसे ज्यादा इसकी होगी, इस साइड से चले जाना सिग्मा डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, लेकिन मैंने इतना ऑर्डर आपको लिखवा दिया, ठीक है। ओके, तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी ऑफ लिगैंड वो है, और सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑफ लिगैंड ये है। सिग्मा डोनर सबसे बेटर कौन सा होगा, PR3, फिर उसके बाद कौन सा होगा POR3, फिर उसके बाद POAR3, फिर होगा भी PCL3, और फिर होगा PF3, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद हमको सिग्मा डोनर एबिलिटी में कुछ एक एग्जांपल और देखने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों, आखिरकार क्यों होता भाई पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी उसकी ज्यादा क्यों होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये एग्जांपल लिख लीजिए, NMe3, NH3 और pyridine। आपको क्या बताना है, इनमें सबसे बेटर जो सिग्मा डोनर एबिलिटी है ना वो NMe3 की है, NMe3। ये सारा जो ऑर्डर लिखवा रहा हूं ना, ये जितना भी ऑर्डर लिखवा रहा हूं, ये किस चीज का है भाई, ये सिग्मा डोनर एबिलिटी का है, ये सारा, ये एक है सिग्मा डोनर एबिलिटी का, ये एक सिग्मा डोनर एबिलिटी का है। उसके बाद ये भी एक सिग्मा डोनर एबिलिटी का है कि आपके पास अगर एग्जांपल आ जाते हैं, एग्जांपल में आपके सामने ये है भाई, ये तीनों है, ठीक है। उसमें आपसे पूछा जाए कि सिग्मा डोनर एबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो आप बता देना NMe3, NH3, pyridine। अब क्यों भाई NMe3 की क्यों, सबसे पहले तो मैं इन दोनों में कंपेयर करके नहीं बताऊंगा आपको, इन दोनों को ही इसके साथ कंपेयर करूंगा। pyridine की आखिरकार pyridine जो है ना, pyridine इतना लेस मतलब कि इलेक्ट्रो डोनर क्यों है इनके कंपेरिजन में, pyridine इतना लेस मतलब कि उसकी एक प्रकार से हम बोले सिग्मा डोनर एबिलिटी इतनी कम क्यों है इन दोनों से। तो सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों जो नाइट्रोजन है ना, ये तो है sp3, और ये भी है sp3, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें जो नाइट्रोजन है वो होता है sp2, या तो ये तो याद ही होगा आपको, pyridine में जो नाइट्रोजन है वो क्या है भाई, sp2 है। ये जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, sp2 है, sp2 नेचर का। और आप देखिए भाई कहां पर s करेक्टर ज्यादा है, यहां पर या वहां पर, तो सीधी सी बात है भाई, यहां पर तो s करेक्टर ओनली 20 उतना है भाई, 25 होगा ना, हाँ 25 है। यहां पर तो जो s करेक्टर 25% है ओनली, लेकिन यहां पर जो s करेक्टर वो कितना है भाई, 50% है। यहां पर जो s करेक्टर वो 50% है। तो s करेक्टर जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखेगा और वो अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। तो यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका बेसिक नेचर इतना बेटर नहीं होगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी डोनेट नहीं करेगा कंपेयर टू NMe3 और NH3, ठीक है। तो इसका तो आपको पता लग गया, क्योंकि ये sp2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये इतने अच्छे से डोनेट नहीं होते। लेकिन NMe3 और NH3 में क्या देखा भी हमने, बस Me3 का क्या देख लिया, वो इफेक्ट देख लिया। यहाँ पर जो क्या अटैच है, यहाँ पर मिथाइल अटैच, और मिथाइल का जो कौन सा नेचर है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। जितना ज्यादा पॉजिटिव आई डोनर होगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मतलब नाइट्रोजन पे बेसिक नेचर इंक्रीज करता जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर, उसकी एबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो NMe3 इसीलिए यहाँ पर बेटर सिग्मा डोनर है देन NH3। और pyridine सबसे लास्ट में क्यों मैंने बता दिया, sp2 नेचर के कारण, sp2 नेचर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद एक और देखिए आप, ठीक है, इनका बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए सिग्मा डोनर में, NMe3 इज बेटर सिग्मा डोनर देन PMe3। ये तीनों जो है सिग्मा डोनर के, ये तीनों जो है ना, ये तीनों ही लाइन जो मैंने लिखवाई है, ये तीनों जो ऑर्डर लिखवाई है, ये तीनों सिग्मा डोनर एबिलिटी के ही है। ये पहला सिग्मा डोनर एबिलिटी का है, ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड है, ठीक है। इनमें आपको कंपैरिजन पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर NMe3 और PMe3 में NMe3 इज बेटर सिग्मा डोनर देन PMe3। वाई कारण क्या भाई, किस चीज का कारण है, तो सुनिएगा। जब मैं पीरियोडिक टेबल में मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, जब मैं मेन ग्रुप एलिमेंट से अप टू डाउन आता हूं तो उस टाइम में जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। सुनिएगा ध्यान से, जब मैं पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आता हूं तो उस टाइम में जो बेसिक नेचर होता है हमारा, किसका भाई, हमारे एलिमेंट्स का जो बेसिक नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पावर होती है वो डिक्रीज होती जाती है।
ध्यान से सुन लेना, जो हमारा अप टू डाउन आने पर जो हमारा बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर एलिमेंट्स का, वो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज, ठीक है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की पावर डिक्रीज होती जाती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन नीचे है भाई, अप टू डाउन आने पर तो फास्फोरस नीचे, तो इसका बेसिक नेचर थोड़ा कम है फास्फोरस का देन NaMe3 से, ठीक है, ओके। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी आ गई आपको, तो ठीक है, सिग्मा, ये ऑर्डर आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, पाई एक्सेप्टर वाला याद कर लेना, और उसके अपोजिट चलोगे तो वो सिग्मा डोनर की एबिलिटी हाई होगी, और उसके इस साइड चलोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या होगा भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी डिक्रीज होगी, राइट टू लेफ्ट आने पर सिग्मा डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट आने पर इस साइड जाओगे ना तो क्या होगा, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी डिक्रीज होगी, और जब राइट टू लेफ्ट जाओगे, इस साइड राइट टू लेफ्ट जाओगे तो सिग्मा डोनर एबिलिटी डिक्रीज होगी, याद रखिएगा। तो यहां पर सिग्मा डोनर एबिलिटी मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया, ठीक है, ओके। तो अब एक चीज और देखिए आप, मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया भाई, ठीक है। अब आप एक चीज और बताइए मेरे को, अब आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही होगा, ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि यहां पर सर आखिरकार ये कैसे है, POAR3 और POR3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर, आखिरकार POR3 जो हम POAR3 बेटर पाई एक्सेप्टर है देन POR3 से। तो इसका रीजन क्या है भाई, आप सभी को रीजन पता होगा, क्योंकि AR3 क्या है, एक प्रकार से फिनाइल ग्रुप ही है, ठीक है, ओके। तो यहां पर एक चीज देखिए आप, यहां पर जो है कितने फिनाइल ग्रुप लगे हैं, ये देखिए भाई, यहां पर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इनके साथ कंजुगेट कर रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ कंजुगेट कर रहा है, ये देखिए कंजुगेट, जिसके कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है ना, जो इसके जो फास्फोरस के जो 3D ऑर्बिटल होंगे, वो उसके मतलब 3D जो ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर ही तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 3D ऑर्बिटल में, तो जिसके कारण इसके कारण पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी फास्फोरस की बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज जो ये ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेट में हो रहे हैं, कंजुगेशन में जा रहे हैं इस फिनाइल ग्रुप के साथ, बेंजीन के साथ, जिसके कारण इसका पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन POR3 में क्या है, यहां पर अगर मैं R ग्रुप लगा देता हूं, R ग्रुप, तो क्या हो रहा है भाई, यहां पर R ग्रुप का वो इफेक्ट थोड़ा ना जो फिनाइल ग्रुप शो कर रहा है, फिनाइल ग्रुप में तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेट में जा रहे हैं, लेकिन R ग्रुप के साथ तो नहीं जा रहे ना, इसी कारण POAR3 में जो क्या होता है, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, POAR3 में पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी ज्यादा होती है, किससे, POR3 से, ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई जिंटल आयन। अब ये जिंटल आयंस क्या होते हैं, जल्दी देखिएगा, जिंटल आयन क्या होते हैं भाई। मैंने ये जितने भी जो ऑर्डर लिखवाए ना अभी आपको, ये जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाए हैं अभी, इन ऑर्डर्स को आप अपनी कॉपी में उन्हीं जगह पर लिख लीजिए, आप जहां पर इस टॉपिक को कर रहे हो ना, मैंने जो आपको टॉपिक करवाया उस पर तो लिखना ही है आपको, वहां पर तो इस जो ये ऑर्डर लिखवाए हैं उनको नोट डाउन करना ही है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, आप इन ऑर्डर को आप वहां पर और नोट डाउन कर लेना, कहां पर भाई, एक पेज लेना और सभी ऑर्डर को, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ट्रांस इफेक्ट, नेफ्लोजैटिक सीरीज, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, सिग्मा डोनर एबिलिटी, ये सभी लिख लेना, और भी आएंगे आगे, और भी आएंगे, वो भी आप नोट डाउन कर लेना एक पेज पे, और उनको डेली आप उनको रिवाइज करना, तो आपको, ताकि वो माइंड में रिवाइज हो जाए, और आप अगर एग्जाम के टाइम याद उनको मतलब कि रिवाइज भी करो तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे, कई बार माइंड से स्किप हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एग्जाम टाइम याद भी करो तो उसको ज्यादा टाइम ना लगे, बस आपको देखना ही हो ना, फिर आप उस पर आधा घंटा वेस्ट करो, ठीक है। इससे अच्छा आप बार बार रिवीजन करते रहो, ताकि आपको सिर्फ देखना पड़े और आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा जिंटल आयन। अब जो हम करने वाले हैं अभी वो क्या करेंगे, आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, और उन मेन ग्रुप एलिमेंट में कौन से आते हैं भाई, क्या क्या आता है, ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट है, ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट, यहां पर क्या क्या आता है भाई, sp ब्लॉक एलिमेंट, sp ब्लॉक एलिमेंट, हम यहां पर करने वाले हैं भाई आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप, आयोनिक क्लस्टर ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है भाई। यहां पर हम जो करने वाले हैं, यहां पर हम करेंगे आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। तो हमको भाई यहां पर क्या करना है, हमको यहां पर क्या करना है आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट में, ये देख लीजिए आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हम स्टडी करेंगे जिंटल आयन को, और यहां पर जो जितने भी मेटल्स होंगे ना, मेटल वो होंगे एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट में एस एंड पी ब्लॉक के ही मेटल्स होंगे। तो हम यहां पर जो स्टडी करेंगे वो करेंगे जिंटल आयन के बारे में।
किसके बारे में भी, जिंटल आयन, जिंटल आयन, जिंटल आयन जिनको हम नेक्ट क्लस्टर भी बोलते हैं, नेक्ट क्लस्टर। यहां पर लिगैंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ये जो क्लस्टर होता है ना, ये ओनली मेटल का होता है। आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप, आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट डज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ लिगैंड। यहां पर कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं होती लिगैंड की। आयोनिक क्लस्टर विद डू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ, डज नॉट प्रेजेंट या डज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ लिगैंड, ठीक है। यहां पर कोई भी लिगैंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, लिगैंड यहां पे अवेलेबल नहीं होता। यहां पर ओनली ये जो क्लस्टर होता है ये ओनली मेटल्स का होता है, ठीक है। यहां पर ये जो आयोनिक क्लस्टर होता है, जो जिंटल आयन हम जिसको बोल रहे हैं, ये किसका होता है भाई, ओनली मेटल्स का होता है, ओनली मेटल्स का। ये जो क्लस्टर होता है भाई किस चीज का होता है, ओनली मेटल्स का होता है। याद रखिएगा आप इस चीज को। दिस टाइम ओनली प्रेजेंट ए, दिस टाइम ओनली प्रेजेंट ए मेटल। इस क्लस्टर में, दिस क्लस्टर टाइम ओनली प्रेजेंट ए मेटल। इस क्लस्टर के टाइम ओनली मेटल ही प्रेजेंट होता है। सब कुछ मतलब कि मेटल का ही क्लस्टर होगा एक, जैसे कि Pb52 नेगेटिव, इस टाइप से। तो आप बताइए क्या यहां पर लिगैंड की कोई अवेलेबिलिटी है, कोई लिगैंड है आपको दिखाई दे रहा लिगैंड? नहीं है भाई, यहां पर लिगैंड होगा ही नहीं तो कहां से दिखाई देगा। यहां पर ओनली मेटल है। तो भाई यही चीज बोल रहा हूं मैं, आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, मतलब कि जब हमारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनिक क्लस्टर होंगे जहां पर ओनली मेटल होगा, लिगैंड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उनको हम जिंटल आयन बोलते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं नेक्ट क्लस्टर। क्या बोलते हैं भाई, नेक्ट क्लस्टर, नेक्ट क्लस्टर। नेक्ट क्लस्टर बोलते हैं। यहां पर ओनली दिस क्लस्टर contain only metal ion, this cluster contain only metal ion। ये जो क्लस्टर होता है ओनली क्या कंटेन करके रखता है, मेटल आयन को। दिस क्लस्टर कंटेन ओनली मेटल आयंस, डज नॉट, डू नॉट कंटेन दिस क्लस्टर कंटेन ओनली मेटल आयन, डू नॉट कंटेन लिगैंड। This type cluster is called as the नेक्ट क्लस्टर। हम जो इस टाइप के क्लस्टर को क्या बोलते हैं भाई, नेक्ट क्लस्टर भी बोलते हैं, नेक्ट क्लस्टर। तो पता लग गया भाई, आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट एस एंड पी में से होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट होगा, और आपको क्या बताना है यहाँ पर, आयोनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं एस एंड पी से होंगे। यहाँ पर जिंटल आयन हमने स्टडी किया है, जहाँ पर क्या होता है भाई, जिस आयोनिक क्लस्टर में क्या होता है, जिस आयोनिक क्लस्टर में लिगैंड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती, ओनली मेटल आयंस होते हैं। तो हम उस टाइप के जो हमारे क्लस्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जिंटल आयन, मतलब जिंटल आयन बोलते हैं, या फिर उनको बोलते हैं उस टाइप के क्लस्टर को नेक्ट क्लस्टर। क्या बोलते हैं भाई, नेक्ट क्लस्टर। तो वो किस टाइप के क्लस्टर होंगे भाई, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए इनके, आप जल्दी से इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। वो जो क्लस्टर होंगे वो क्या क्या होंगे भाई, Pb(F52 नेगेटिव। ये सभी एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, याद रखिएगा, सभी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको। SN9(4 नेगेटिव। तो आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर ओनली मेटल ही है, यहाँ पर ओनली मेटल ही है, मेटल के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मेटल ही है इन क्लस्टर में। ये जल्दी से लिख लीजिए, इनको लिख लीजिए, ये मैं आपको सभी नोट डाउन कराऊंगा, मतलब जो भी नोट डाउन करा रहा हूं ना, ये सभी एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल आप करोगे। ये सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं भाई, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखवा दिया आपको, और भी आपको एग्जाम्पल आ सकते हैं, आपके और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है तो पता है क्या, कि एक तो मेटल हो, ओनली क्लस्टर में ओनली मेटल हो, और वो मेन ग्रुप से हो, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको यहां से कुछ भी आता है, यहां से इस टाइप के कोई भी ओनली क्या आता है आपके सामने, मेटल्स आता है। और याद रखिएगा CSI नेट JRF गेट वाले टिफर, ठीक है, याद रखना टिफर गेट और ये MSc वाले तो नहीं, ओनली ये टिफर गेट और CSI नेट JRF, और जो हमने DRDO के एग्जाम होते हैं, ये UPSC जियो साइंटिस्ट होता है वो स्पेशली याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट JRF, CSIR, ठीक है, CSIR, DRDO, UPSC,
यूपीएससी से, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भाई मेन ग्रुप से कोई भी मतलब एक क्लस्टर होगा, कैसा होगा, आयनिक क्लस्टर, मतलब कि वहां पर मेटल मेटल प्रेजेंट होगा, लिगेंड कुछ नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना सबसे पहले तो क्या ये मेन ग्रुप से है, अगर मेन ग्रुप से है ना और इस टाइप का क्लस्टर मेन ग्रुप से ही आएगा तो याद रखना अगर पूछा गया वो कैसा क्लस्टर है, या तो आपके सामने ऑप्शन हुआ नेक्ट क्लस्टर या जिंटल आयन, तो आप टिक कर देना नेक्ट क्लस्टर या जिंटल आयन पे, ठीक है, दोनों में से एक होगा, ठीक है, दोनों होंगे, दोनों में से ऑप्शन एक होगा या दोनों होंगे तो आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा भाई ये क्लस्टर किस टाइप का है, किस टाइप का, क्लोजो, हाइपो, अरेक्नो, निडो, किस टाइप का है, ठीक है, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, निडो, अरेक्नो, हाइपो, कैसा है ये, क्लैडो है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई, उसके लिए हमने भाई ट्रिक बनाई है, उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बना रखी है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा आप, उसके लिए हमने ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है, और उस ट्रिक को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको चलिए इतना लिखवा देता हूं, इतना तो आपको मैं नोट डाउन करवा देता हूं, क्योंकि 1 मिनट तक का टाइम तो है, 1 मिनट का टाइम तो है हमारे पास, ठीक है। क्या है भाई 4n+2, 4n+4, 4n+6, 4n+8 और 4n+10, ठीक है। हम अगर हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, अगर हम जो हमारा जिंटल आयन है ना, जो जिंटल आयन नेक्स्ट क्लस्टर आयनिक क्लस्टर है, उनको जब कैलकुलेट करेंगे ना, उनके मास को, उनके एटॉमिक नंबर को जब कैलकुलेट करेंगे, तो अगर उनका फॉर्मूला इनमें से बनता है ना, इस टाइप से बनता है, तो हम इनको क्या क्या नाम देंगे, देखिए इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले 4n+2 अगर उनका फॉर्मूला बनेगा, 4n+2 बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजो, इसके बाद नीडो, इसके बाद अरेक्नो, हाइपो, फिर क्लैडो, ठीक है, याद रखिएगा इस टाइप से। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये फॉर्मूले हमारे उसी टाइप से जो पीछे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं आपको, क्योंकि टाइम हो चुका है, जितना बोले कोई फायदा नहीं है, टाइम हो चुका है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपको जिंटल आयन आयनिक क्लस्टर को मैं कंप्लीट करवाता हूँ, ओके, किस प्रकार हम आखिरकार ज्योमेट्री को निकालते हैं। ओके, बाय।